का परफ्यूम अच्छा बच्चों, जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया था आप लोगों का, सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा कि एक तरह का आपका एडिनैक्सल टोर्जन क्या होता है। एडिनैक्सल टोर्जन मतलब कि जो ओवेरियन टोर्जन होता है उसको आप ये कहते होते हो एडिनैक्सल टोर्जन। और सबसे पहले हमको इस बात का पता होना चाहिए कि एडिनैक्सल टोर्जन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। देखो बच्चों, अगर हम ये देखते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का यूट्रस और वजाइना है, ठीक हो गया। और इसके बाद आपने ये कहना है कि हाँ जी जनाब ये कौन सी तरह की फ्लोपियन ट्यूब है। ये आपका फ्लोपियन ट्यूब है। अब ये देखें, ये फ्लोपियन ट्यूब है, ठीक है। और इस फ्लोपियन ट्यूब के बाद यहाँ पे क्या हो जाती है, एक तरह की ओवरी है। यहाँ पे क्या एक तरह का आपका ओवरी है, और ये जनाब आपकी ओवरी पड़ी हुई है। अब एक लम्हे के लिए कुछ यूं समझिए कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके फ्लोपियन ट्यूब, क्या मैं कह रहा हूँ, एक तरह का आपके फ्लोपियन ट्यूब और ओवरी की आपकी ट्विस्टिंग हो जाए, और यहाँ पर आपके दो तरह के लिगामेंट्स पाए जाते हैं। एक जो लिगामेंट होता है उसको हम ये कहते होते हैं ओवेरियन लिगामेंट, और दूसरा जो लिगामेंट होता है उसको हम कहते हैं इन्फंडोबुलोपेल्विक लिगामेंट। क्या होता है, एक तरह का इन लिगामेंट्स के बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं बच्चों। आपने क्या कहना होता है, एक जो लिगामेंट होता है वो कौन सा होता है, इन्फंडोबुलोपेल्विक लिगामेंट, और दूसरा जो लिगामेंट होता है उसको आप क्या कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। अब जैसा कि फॉर एग्जांपल इसकी ट्विस्टिंग हुई है, तो ये लिगामेंट जो होंगे उसके दौरान ये ट्विस्टिंग हुई है, तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई जा रही होगी वो बच्चे एक तरह की इम्पेयर्ड होगी कि नहीं होगी। फॉर एग्जांपल ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर इस तरह जा रहा है, और अगर यही नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होगा वो जनाब इस तरह हो जाए, यानी कि ट्विस्ट हो जाए, तो यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई जा रही थी, जो नर्व सप्लाई जा रही थी, वो एक तरह की कंप्रोमाइज्ड होगी। तो आपने कहना है कि ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई जो होगी वो एक तरह की कंप्रोमाइज्ड हो जाएगी। जब आपकी ब्लड सप्लाई और जो आपकी नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक सप्लाई ये सारी की सारी कंप्रोमाइज होगी, तो इसके नतीजे में होगा क्या कि आपकी एक तरह की जो ब्लड की जो सप्लाई होगी वो सही तरह नहीं जाएगी, ठीक हो गया। और इसके अंदर आपने क्या देखना होता है, आपने कहना है कि इसकी वजह से जब आपकी आर्टेरियल सप्लाई नहीं जाती, तो आर्टेरियल सप्लाई ना जाने की वजह से आपका हम क्या देखेंगे, अस्कीमिया देखेंगे। अस्कीमिया के बाद क्या देखेंगे, आपने कहना नेक्रोसिस देखेंगे, ठीक है बच्चों। और ये नेक्रोसिस के बाद क्या होगा कि वहां पर एक तरह का, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं, एक तरह का हेमरेज देखते होते हैं। क्या देखते हैं, एक तरह का हेमरेज देखते होते हैं। और जब ये ट्विस्टिंग हो जाती है, तो यहाँ पर जब आप हाथ लगाते हो तो आपको एक मास लाइक स्ट्रक्चर फील होता है। क्या होता है, एक तरह का मास लाइक स्ट्रक्चर फील होता है। ये बात आपने अपने जहन के अंदर रखनी होती है। और इसके अंदर आपने कहना है कि जब कभी भी आपके पास पेशेंट आता है तो एग्जामिनर एग्जाम के अंदर इस तरह क्वेश्चन पूछता होता है, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद सडन acute pelvic pain and upon examination adnexal mass is noted. Patient also do the complaint of the nausea and vomiting. Okay, nausea and vomiting। उसके अंदर आपने कहा सडन है, क्या एक तरह का सडन पेन है, नोजिया, वॉमिटिंग, और उसके बाद एग्जामिनेशन के ऊपर क्या एक तरह का मास है। तो आपने कहना है कि ये क्या है, ये आपकी एडिनेक्सल टोर्जन है या ओवेरियन टोर्जन होता है बच्चों। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई ओवेरियन टोर्जन की, वो दोबारा बात पूछ सकता है कि ये क्या होता है, मैं दोबारा बताने लगा हूँ एक बार, ठीक है। आपने क्या कहना है बच्चों कि एडिनेक्सल टोर्जन या ओवेरियन टोर्जन ये इस तरह है कि आपने कहना होता है कि जब आपकी यहाँ पे देखें, ये फ्लोपियन ट्यूब है बच्चों, और ये क्या आपकी एक तरह की ओवरीज है, ठीक है। आपने कहना है कि अगर फॉर एग्जांपल फ्लोपियन ट्यूब और ओवरी की यहाँ पर ट्विस्टिंग हो जाए दो तरह के लिगामेंट के दौरान, कौन से दो लिगामेंट होते हैं, एक आपने कहना ओवेरियन लिगामेंट, और दूसरा कौन सा होता है, आपने कहना इन्फंडोबुलोपेल्विक लिगामेंट। कौन सा आपका एक तरह का, इन्फंडोबुलोपेल्विक लिगामेंट। अगर किसी भी बंदे के इन्फंडोबुलोपेल्विक लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट के दौरान वहां पे ट्विस्टिंग हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है, आपके किसकी, फ्लोपियन ट्यूब और ओवरी की, अब वहां से जो ब्लड की सप्लाई जा रही थी, जो नर्व सप्लाई जा रही थी, जो लिम्फेटिक्स जा रही थी, वो वहां से अब गुजरेगी नहीं। जब वो वहां से नहीं गुजरेगी तो आर्टेरियल सप्लाई ना होने की वजह से जो बंदे की जो ओवरी और फ्लोपियन ट्यूब होगी वो स्कीमिया के अंदर जाएगी, वह नेक्रोसिस के अंदर जाएगी, और आप वहां पे देखोगे कि मास लाइक स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो जनाब आपकी एक तरह की इस तरह हुई हुई है, और मास लाइक स्ट्रक्चर आप फील करते हो, लोकल हेमरेज आप उधर देखते हो। और इसके साथ साथ आपने ये कहना होता है कि ये इंतहाई इमरजेंसी कंडीशन होती है। पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करता है विद सडन
पेल्विक पेन, एंड उसके बाद वो कहेगा नोजिया एंड वॉमिटिंग, लोकल आपको एक तरह का मास लाइक स्ट्रक्चर फील होता है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या आपने कहा सर्जिकल एक्सप्लोरेटमी, मतलब आपने कहा ये सर्जिकल जो होता है वो जनाब हमने इमरजेंसी सर्जरी करनी होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम ना करें तो क्या होगा बच्चों, अगर आप सर्जरी नहीं करते हो तो जो ओवरी होगी उसकी मुकम्मल तौर पर नेक्रोसिस हो जाएगी, और जब मुकम्मल तौर पर नेक्रोसिस होगी तो ओवरीज की डेथ हो जाएगी। जब ओवरीज की डेथ हो जाएगी तो आपने कहना होता है कि इसके नतीजे में जो फीमेल होगी वो इनफर्टाइल पूरी जिंदगी के लिए रहेगी। तो इस वजह से हमने कहना होता है कि इसकी हमने इमरजेंसी सर्जरी करनी होती है। कोई ऐसा बच्चा जिसको इस पॉइंट की समझ नहीं है वो बंदा पूछ सकता है, शाबाश एनीवन जी। समझ आ गई बच्चों? तो आपने ये कहना किस वजह से हमने क्या करना, एक तरह की इमरजेंसी सर्जरी करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया कि किस तरह क्वेश्चन आता होता है। ओके बच्चों, अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा वो क्या है, एडीनेक्सल टोर्जन, ट्विस्टिंग ऑफ ओवरी एंड फ्लोपियन ट्यूब अराउंड द इन्फंडोबुलोपेल्विक लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट। कौन से लिगामेंट होते हैं? दो तरह के लिगामेंट होते हैं, एक आपका इन्फंडोबुलोपेल्विक लिगामेंट होता है, दूसरा कौन सा लिगामेंट होता है? आपका ओवेरियन लिगामेंट होता है। कंप्रेशन ऑफ ओवेरियन वेसल इन इन्फंडोबुलोपेल्विक लिगामेंट क्या होता है? ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक्स एंड वेनस आउटफ्लो। ठीक है बच्चों, आप देखें ये ओवरी है, ओवरी से जो वेन होती है आपको पता है कि ये ब्लड को लेके जा रही होती है, ओके हो गया, और जो आर्टरी होती है वो जनाब आपके ब्लड को लेके आ रही होती है। अब अगर ये देखें कि इसके दरमियान में यहाँ पर कोई ना कोई एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है या एक तरह की टोर्जन हो गई है, तो आप ये कहोगे कि आपकी आर्टरी ब्लड लेके नहीं आ सकेगी, ऐसे ही हुआ। आर्टरी जब आपका ब्लड ना लेके आ सकी तो क्या हुआ? एस्कीमिया, नेक्रोसिस, ये सारा कुछ हुआ। ठीक है, और जो वेन होगा जिससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वहां पे आगे वापस नहीं जाएगा। जब आपका डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा वो यहाँ से नहीं जाएगा तो इसके नतीजे में क्या होगा कि जो लिम्फेटिक्स होंगे, जो वेन होगी, वो जनाब यहाँ पे एक तरह का इधर से बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। क्या होगा? एक तरह का बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। अब आपने कहना है कि इसके आउटफ्लो ट्रैक के अंदर क्या होता है? एक तरह की ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि आपका वहां पे मुकम्मल तौर पर हम क्या देखते हैं कि हेमरेज देखते हैं, यहाँ पे हेमरेज ब्लीडिंग हो जाएगी और यहाँ पे एडीमा वगैरह मिलना शुरू हो जाता है। ठीक होगा बच्चों, और यहाँ पे ये किसके साथ एसोसिएट करता है? ओवेरियन मास के साथ ये एसोसिएट करता होता है। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, अभी मैं दोबारा यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ। देखिए बच्चों, ट्विस्टिंग ऑफ ओवरी फ्लोपियन ट्यूब अराउंड इन्फंडोबुलोपेल्विक लिगामेंट एंड आपका ओवेरियन लिगामेंट। ठीक हो गया बच्चों। नंबर 1 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, कंपरेशन ऑफ द ओवेरियन वेसल इन इन्फंडोबुलोपेल्विक लिगामेंट, ब्लॉकेज ऑफ द लिम्फेटिक्स एंड वेनस आउटफ्लो, कंटिन्यू आर्टेरियल परफ्यूजन, ओवेरियन एडिमा हो जाता है, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द आर्टेरियल इनफ्लो होता है, नेक्रोसिस होती है, लोकल हेमरेज होता है, एसोसिएटेड विद ओवेरियन मास होता है, प्रेजेंट विद acute pelvic pain, adnexal mass, nausea, vomiting, surgical emergency। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ ये बंदा पूछ सकता, वरना हम आगे कंटिन्यू करें। जी बच्चे शाबाश, क्लियर है? हाँ जी, ओके बच्चों। अब इस तरह एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता होता है जिसके अंदर एग्जामिनर ये पूछता होता है कि एक तरह का a 45-year-old female, a 45-year-old female, उसके बाद वो कहते हैं a 45-year-old female gravida 8 para 8 present to you with the high pelvic pressure, bulging sensation from vagina, urinary frequency, constipation and dyspareunia. What's diagnosis? देखो बच्चों, इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है, आपने क्या कहना है, अगर कभी भी आपके पास एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछे कि आपके पास एक ऐसी फीमेल प्रेजेंट करती है जिसकी एज क्या है वो एक तरह की ज्यादा है, नंबर 1 एज के एक तरह की ज्यादा, नंबर 2 एग्जामिनर ये कहे कि उसके बच्चे ज्यादा हैं, जैसा कि यहाँ पे 8 बच्चे हैं उसके, ठीक है 8 बच्चे हैं,
बच्चे, उसके बाद एज उसकी ज्यादा है, आपके पास वो प्रेजेंट करती है पेल्विक प्रेशर के साथ, और साथ साथ उसके अंदर क्या होता है बच्चों, बल्जिंग सेंसेशन है, या वो फील करती है कि बल्जिंग कोई सेंसेशन है वजाइना के अंदर आ रही है, वो आपका बल्जिंग सेंसेशन जो है वो एक तरह का वजाइना के अंदर आ रही है। 1 मिनट यार बच्चों रुकिएगा, बस 1 मिनट रुकिएगा। ओके, तो आपने कहना पेल्विक प्रेशर है, बल्जिंग सेंसेशन है फ्रॉम वजाइना, ठीक हो गया। उसके बाद यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, कॉन्स्टिपेशन है, और डिस्पारयूनिया है। तो आपने एक बात देखी कि जब कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह आएगा कि उम्र ज्यादा, बच्चे उसके ज्यादा, और उसके बाद ये फीमेल आपके पास प्रेजेंट करती है, इसको एक मास लाइक स्ट्रक्चर फील होता है वजाइना के अंदर, उसके बाद आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर जनाब ये होता है कि एक तरह का यूरिनरी प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, और इसके साथ साथ सेक्सुअल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसका डायग्नोज किया आपने, कहना पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स है, पीओपी। क्या होता है, इसको कहते हैं, एक तरह का पीओपी कहते होते हैं। पीओपी बेसिकली है क्या, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होता है क्या बच्चों? बच्चों पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स का मतलब ये होता है कि जब आपके पेल्विक ऑर्गन हर्निएट करके आपके एक तरह का वेजाइनल वॉल से आगे आ जाए, ठीक है, जो कि एपेक्स तक आ जाते हैं, तो इसको आपने कहना होता है कि ये पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की फीमेल होती है। इसके अंदर आपने कहना है कि वो फीमेल ज्यादातर आती है जो कि मल्टी पैरिटी होती है। मल्टी पैरिटी का मतलब क्या, जिसके कई बच्चे होते हैं, जिसकी उम्र ज्यादा होती है, जो ओबीस होती हैं, जिनके अंदर जनाब आपने कहना है कि जब ये फीमेल आपके पास प्रेजेंट करती है तो पेल्विक प्रेशर इनके अंदर होता है, ठीक है, आपने ये लिखना है बात को। उसके बाद आपने बच्चों ये कहना है कि इन फीमेल के अंदर आप क्या देखते हो, बल्जिंग सेंसेशन देखते हो, तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि यूरिनरी फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम होता है बच्चों। नंबर 4 बच्चों, आपने ये कहना है कि इन फीमेल के अंदर हम क्या देखते हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है बच्चों। उसके बाद बच्चों आपने क्या कहना होता है कि इन जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम भी देखने को मिलते होते हैं। अब आपने कहना है कि जो प्रोट्रूजन हो रही होती है इसको हम मुख्तलिफ तरह की डिवीजन देते होते हैं। देखो बच्चों, जस्ट इमेजिन करें कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल आपके एक तरह का यूट्रस, और उसके बाद ये आपकी एक तरह की विजाइना है, आपने ये बात अपने जहन के रखना है कि इसके सामने यहाँ पे क्या होता है, आपने कहना यहाँ पे एक तरह का ब्लैडर होता है। क्या होता है, एक तरह का ब्लैडर होता है, और उसके बाद ये यूरिथ्रा आ रहा है, ठीक है, सामने जो होता है वो ब्लैडर और यूरिथ्रा आता है, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद इसके पीछे बच्चों आपने कहना है कि इसके जो पीछे होता है वो इस तरह रेक्टम आ रही होती है। क्या आ रही है, एक तरह की रेक्टम आ रही होती है, मतलब यहाँ पे आपने कहना कि कोई ना कोई रेक्टम का स्ट्रक्चर आ रहा है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा बात को खुद गौर कीजिएगा, अगर यहाँ पे आपको एक तरह का रेक्टम आता है, ठीक है, तो बच्चों अगर कोई भी ऑर्गन जो होता है वो प्रोलैप्स होता है, पेल्विक ऑर्गन जो है वो नीचे की तरफ गिरते हैं, तो वो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर डालेंगे कि नहीं डालेंगे, दोनों तरफ प्रेशर डलेगा। जब ये दोनों तरफ यानी कि ये ऐसे नीचे की तरफ आता है तो ये इधर भी प्रेशर डाला, इधर भी प्रेशर डाला, जब दोनों तरफ प्रेशर पड़ा तो फिर यूरिनरी प्रॉब्लम भी देखने को मिलेंगे, कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलेगी, ठीक हो गया बच्चों। अब देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल कभी भी ये पूछा जाए कि बंदे के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन जो आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है वो किसकी होती है, तो आपने कहना होता है कि एंटीरियर कंपार्टमेंट की होती है। जब एंटीरियर कंपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ तो किसकी होती है, ब्लैडर की होती है। तो बच्चों आपने ये कहना है कि सबसे ज्यादा जिसकी इन्वॉल्वमेंट होती है वो होती है ब्लैडर की, और आपने ये कहना है कि इसको आप कहते होते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स। क्या कहते हैं, एक तरह का एंटीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स, और ये मोस्ट कॉमन है। उसके बाद जब आपके कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स आएंगे तो आपने क्या कहना है, आपने कहना इस कंडीशन को रेक्टम के अंदर आपने कहना होता है कि ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स होता है, ठीक हो गया। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी बंदे के अंदर यूट्रस और सर्विक्स है, ये सिर्फ वजाइना के अंदर डायरेक्ट आ जाए तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, आपने कहना होता है कि इस कंडीशन को हम कहते होते हैं एपिकल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स। क्या कहते हैं, एक तरह का यूट्रस और सर्विक्स जब आपके वजाइनल वॉल्ट के अंदर आ जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, एक तरह का आपने कहना एपिकल कंपार्टमेंट कहते होते हैं बच्चों, ठीक हो गया। और अगर किसी बंदे के अंदर तीनों चीजें आ जाती हैं, मतलब के ब्लैडर की इन्वॉल्वमेंट भी आती है, रेक्टम की इन्वॉल्वमेंट भी आती है, और ये जनाब आपके यूट्रस और सर्विक्स जो होते हैं ये वजाइना के अंदर भी आते हैं, इसको आप कहते थे यूट्राइन प्रोसीडेंशिया। क्या कहते हैं, एक तरह का यूट्राइन प्रोसीडेंशिया कहते होते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है कि हाँ जी जनाब ये कौन कौन सी चीजें होती है। शाबाश बच्चों, नहीं समझ आई तो आप दोबारा पूछ सकते हो। क्या कहते, हाँ जी समझ आ गई है, ओके जी। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे आप लोग देखते हो कि एक तरह का सर यार, 1 मिनट सर की कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र सर जी, आप सुनाए ठीक है।
हाँ जी बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके। अब देखें बच्चों, आपने ये कहना है कि अगर तीनों चीजें आ रही हैं तो इसको आप कहना है यूट्राइन प्रोसिडेंशिया। अब फॉर एग्जांपल हर्निएशन ऑफ द पेल्विक ऑर्गन टू और बियॉन्ड द विजाइनल वॉल इंटीरियर पोस्टीरियर ऑफ द अपेक्स, ठीक है, एसोसिएट विद मल्टीपैरिटी एज ओबेसिटी, प्रेजेंट विद पेल्विक प्रेशर बल्जिंग सेंसेशन और द टिश्यू प्रोट्रूजन फ्रॉम द वजाइना, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, कॉन्स्टिपेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन। ओके। एंटीरियर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है? ब्लैडर सिस्टोसील आप इसको कहते हैं, मोस्ट कॉमन यही है। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट प्रोलैप्स के अंदर क्या होता है? रेक्टम, जिसको रेक्टोसील कहते हैं, और स्मॉल बाउल एंट्रोसील कहते होते हैं। एपिकल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स क्या होता है? यूट्रस, सर्विक्स और विजाइनल वॉल्ट, ये आप देखते होते हैं, और जिसके अंदर तीनों हो उसको आप यूट्राइन प्रोसिडेंशिया कहते हैं। यहाँ तक कोई ऐसा बच्चा जिसको एक सिंगल भी बात की समझ नहीं आई, वो बंदा पूछ सकता है। ठीक हो गया बच्चों? अब देखें बच्चों, आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम ये बात को समझे कि एक तरह का अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाए कि किसी भी मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी होती है वो किस तरह होती है, ठीक है बच्चों, इसके अंदर दो से तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी होती है उसके अंदर आपने ये कहना होता है कि सबसे पहले जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिकल्स के अंदर क्या पाया जाता है? एक तरह का सक्रोटम होता है। क्या सक्रोटम होता है? सक्रोटम जो होते हैं वो आपकी आउटर कवरिंग लेयर होती है, ठीक है बच्चों। आपने कहना है कि जो सक्रोटम को, जो टेस्टिकल्स को जो कवर करती होती है उसको हम सक्रोटम कहते होते हैं। अब जो टेस्टिकल्स होते हैं, आपने ये कहना होता है कि इनके अंदर जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स, क्या कहते हैं? एक तरह का सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स, ठीक है बच्चों। और इस सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये एक स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम कहते होते हैं, आपने ये कहना होता है कि सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये एक स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं जिसको आप कहते हैं रेटा टेस्टिस, का कहते हैं? एक तरह का रेटा टेस्टिस कहते होते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, आपने कहना यहाँ पे एक तरह की ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स कहते होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारे इस तरह जा रहे होते हैं, ये जनाब आपके गए सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल, ठीक है बच्चों। ये सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स आपकी जा रही होती हैं, ये जनाब आपकी जा रही होती हैं, ये जनाब आपकी जा रही होती हैं, और ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है जहां पे ये इकट्ठी होती हैं जिसको हम कहते हैं रेटा टेस्टिस, ठीक हो गया। तो आपने कहना है ये रेटा टेस्टिस के अंदर जाती है। रेटा टेस्टिस के बाद आपने कहना है कि यहाँ पे एक डक्ट्स आपकी होती हैं जो कि जनाब इस तरह की बनी हुई होती हैं, और इन डक्ट्यूल्स को हम कहते होते हैं एफरन डक्ट्यूल्स, क्या कहते हैं? एक तरह का एफरन डक्ट्यूल्स कहते होते हैं। उसके बाद आपने कहना होता है कि ये जनाब आपका एपिडिडमस के अंदर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? एक तरह की एपिडिडमस के अंदर जाते हैं। एपिडिडमस के बाद आपने कहना है कि ये वास्ट डेफरंस के अंदर जाते होते हैं, ठीक है। तो बात करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले जो स्पर्म्स होते हैं वो कैसे हैं? आपने कहना है सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स होते हैं। ये जनाब आपके कहाँ जाते हैं? रेटाटेरिस के अंदर जाते हैं। रेटाटेरिस के बाद ये कहाँ जाते हैं? एपिडिडमस के अंदर जाते हैं। एपिडिडमस के बाद कहाँ जाते हैं? ये वास्ट डेफरेंस के अंदर जाते हैं। वास्ट डेफरेंस के बाद बच्चों आपने ये बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि अभी यहाँ तक आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कहाँ थे? यहाँ पर सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स के अंदर थे। सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स के बाद ये कहाँ गए? आपने ये कहना कि सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स के बाद रेटाटेरिस, रेटाटेरिस के बाद कहाँ जाते हैं? एपिडिडमस, ये एपिडिडमस के अंदर गए। एपिडिडमस के बाद ये कहाँ जाते हैं? आपने कहना ये देखें, ये जनाब आपका वास्ट रेफरेंस इस तरह जा रहा है। ये वास्ट रेफरेंस के अंदर गए। ये वास्ट रेफरेंस के अंदर जब ये जाते होते हैं बच्चों, तो इसके बाद आपने कहना है कि ये जाते हैं आपके इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। कहाँ जाते हैं? एक तरह का आपने कहना इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जाते हैं। उसके बाद आपने क्या कहना है कि इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये कहाँ जाते हैं? आपने ये कहना होता है कि ये जाते हैं आपके एक तरह के यूरिथ्रा के अंदर, यहाँ पे यूरिथ्रा के अंदर। जैसे यूरिथ्रा के अंदर जाते हैं तो उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? आपने कहना पीनस के अंदर, और पीनस से क्या होता है? एक तरह का आपकी बॉडी से एक तरह का रिलीज हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो स्पर्म्स होते हैं वो बनते कहाँ हैं, तो आपने कहना है कि जो स्पर्म्स होते हैं वो जनाब आपके एक तरह के सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स के अंदर बनते होते हैं, और सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल को एक दूसरे से जो सेपरेट करता होता है उसका नाम क्या होता है? आपने कहना सेप्टा, क्या कहना? एक तरह का सेप्टा कहना होता है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा गौर करें बच्चों कि ये आपका एक तरह का सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है वो क्या है? आपने कहना ये सेप्टा है। सेप्टा क्या कर रहा है बच्चों? ये यहाँ पे इसके साथ, ठीक हो गया। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब ये जो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? ये बच्चों ये स्ट्रक्चर था जिसको हम रेटा टेस्टिस कहते होते थे। रेटा टेस्टिस के बाद ये कहाँ जाते थे? आपने कहना ये इफ्रन डक्ट्यूल्स के अंदर जाते थे। ऐसे ही है बच्चों, इफ्रन डक्ट्यूल्स के बाद ये कहाँ जाते थे? ये एपिडिडमस के अंदर जाते थे। एपिडिडमस के बाद ये कहाँ जाते थे? वास्ट डेफरेंस के अंदर जाते थे। वास्ट डेफरेंस के बाद ये कहाँ जाते थे? इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जाते थे। और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये कहाँ जाते थे? आपने ये कहना कि जैसे ही इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर जाते हैं तो इजैकुलेटरी डक्ट के बाद ये यूरिथ्रा के अंदर जाते हैं, और यूरिथ्रा के बाद ये पीनस के अंदर जाते थे। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। शाबाश एनीवन जी। हाँ जी बच्चों, समझ आ गई है?
इसका निमोनिक्स तो याद करने का यहाँ पे 7 अप लिखा हुआ है। 7 अप का क्या है, एक तरह का आप देखें कि फॉर एग्जांपल सेमी नेफ्रॉन्स ट्यूब्यूल एपिडिडमस वास्ट रेफरेंस एक्चुअली डक्ट, यहाँ पे नथिंग उसके बाद नहीं होता, पर यूरिथ्रा और पीनस के अंदर जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे जितना भी यहाँ तक, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे की क्या चीज है। शाबाश, एनीवन जी, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछ सकता है। ओके जी, यहाँ पर हमारा जो है ना, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और टॉपिक शुरू होने लगा है, जिसको हम कहते होते हैं जेनिटो यूरिनरी ट्रॉमा। क्या होता है, क्या होता है एक तरह का जेनिटो यूरिनरी ट्रॉमा क्या है। अभी हम जेनिटो यूरिनरी ट्रॉमा के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चंस आपके आते होते हैं। तो जेनिटो यूरिनरी ट्रॉमा के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब, इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें देखनी है। बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जेनिटो यूरिनरी ट्रॉमा के अंदर आता क्या क्या है। देखें, यूरिनरी का मतलब क्या है, किडनी। जेनिटो का मतलब क्या है, ये जेनिटल्स। ठीक हो गया। तो इसके अंदर किसकी बात आ रही होगी, आपने कहना है कि जेनिटो यूरिनरी ट्रॉमा के अंदर जो बात आ रही होगी वो किडनी की आएगी, ब्लैडर की आएगी और यूरिथ्रा की आएगी। किसकी आएगी, एक तरह की किडनी की, ब्लैडर की, आपके एक तरह का यूरिथ्रा की आती है। ठीक होगा बच्चों। अब देखें कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि एक बंदे के अंदर कभी भी एग्जाम के अंदर अ, आपने ये कहना होता है कि एक तरह का कभी भी एग्जाम के अंदर आपसे इस तरह कोई क्वेश्चन पूछता है कि आपके पास एक बंदा आता है जिसके जनाब एक तरह का यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है। ब्लड आने का मतलब क्या, हिमाचूरिया है, उसके फ्लैंक पेन है, उसके ब्रूजेज है। ठीक हो गया, और उसकी लोअर रिब्स जो है वो फ्रैक्चर हो गई है। तो आप क्या कहोगे यार, देखें आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब, अगर किसी भी बंदे के अंदर लोअर रिब्स जो है वो फ्रैक्चर हुई है, क्योंकि जो किडनी को जो कवर कर रही होती है रिब्स, वो कौन सी होती है, लोअर रिब्स ही होती हैं। तो आपने कहना है कि अगर किसी भी बंदे के अंदर फॉर एग्जांपल जो लोअर रिब्स होती हैं जो कवर कर रही होती हैं, वो कौन सी आपकी एक तरह की लो रिब्स ही होती हैं। अगर कभी भी आए कि एक बंदा जिसके फ्लैंक ट्रॉमा हुआ है या लो रिब्स डैमेज हुई है, उसके बाद वो ये कहे कि ये हिमाचूरिया हो रहा है, ट्रॉमा के साथ हिमाचूरिया लिखा जाए, उसके बाद वो कहे कि फ्लैंक रीजन पर पेन है, सिंपल सी बात आपने कहनी है कि भाईजान ये किडनी का मसला है, किडनी इंजर्ड हुआ है। कौन सा, वो एक तरह का किडनी, जी बिल्कुल उस्मान अली। आपने कहना है कि जो किडनी होता है वो जनाब आपका T11 और T12 जो रिब्स होती हैं वो उससे कवर किया जाता है, वहां पे कवर होता है। तो अब जब भी आपकी एक साइड इंजरी होती है तो ये जो रिब्स होती हैं वो फ्रैक्चर होती हैं। जब ये रिब्स फ्रैक्चर होती हैं तो किडनी उठता है। जब किडनी उठता है तो इसके नतीजे में क्या होता है कि यूरिन के अंदर क्या आता है, ब्लड आता है, हिमाचूरिया हम उसको कहते होते हैं। तो इस कंडीशन को अपने याद करना है, और वहां पे फ्लैंक मास भी देखने को मिलता है। अब यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं पता लगा, वो बंदा पूछे, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि ब्लैडर इंजरी का क्या हिसाब होता है। देखो बच्चों, जो ब्लैडर इंजरी होती है ना, आपने एक बात अपने जहन के अंदर रखनी है कि हम ब्लैडर इंजरी को हमेशा, जब भी आपके ब्लैडर इंजरी की बात आती है, तो इसके अंदर हमने दो तीन चीजें अपने जहन के अंदर रखनी होती हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो होती हैं जो कि करवा सकती हैं। आपने ये कहना होता है कि जो ब्लैडर इंजरी होती है सबसे मोस्ट कॉमन कॉज जो होती है ब्लंट ट्रॉमा। क्या होता है, एक तरह का आपने कहना, एक तरह का ब्लंट ट्रॉमा आपने ये कहना है। मतलब कि फॉर एग्जांपल एक बंदे के जनाब आपके ब्लैडर के ऊपर सीधी जाकर कोई ना कोई चीज लगी है। ठीक हो गया, आपने ये कहना। उसके बाद आपने कहना होता है कि फॉर एग्जांपल जब भी हमने ब्लैडर की बात करनी है, तो ब्लैडर के अंदर आपकी दो तरह की लोकेशन देखने को मिलती होती है। एक होता है रप्चर ऑफ डूम जो कि सुपीरियर ब्लैडर होता है, एक होता है कि हाँ जी जनाब आपका इंफीरियर ब्लैडर भी डैमेज हो सकता है। ठीक होगा, इंटीरियर ब्लैडर जिसको हम नेक ऑफ इंजरी कहते हैं। अगर ये देखें, ये ब्लैडर का स्ट्रक्चर है ना, और ये जनाब आपका एक तरह का नेक ऑफ ब्लैडर, इसको हम कहते हैं ये नेक ऑफ ब्लैडर है, और इसको हम कहते हैं एक तरह का नेक, और उसको हम क्या कहते हैं एक तरह का आपने कहना सुपीरियर और डूम ऑफ ब्लैडर। ठीक होगा बच्चा, इसको आपने कहना एक तरह का सुपीरियर और डूम ऑफ ब्लैडर कहते होते हैं। अब ये डैमेज कैसे होता है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि जब भी कोई पेल्विक फ्रैक्चर होता है, जब भी कोई पेल्विक ट्रॉमा होता है, जब भी कोई पेल्विक इंजरी होती है। अब मुझे बात बताएं, जब आपका पेल्विक ऑर्गन डैमेज होगा तो यहाँ से ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ये कहाँ जाएगा, यूरिन के अंदर जाएगा, ग्रॉस हीमाचूरिया होगा। लेकिन ग्रॉस हीमाचूरिया होने की वजह से यहाँ पे जो यूरिन है वो जनाब यहाँ पे आरबीसी इकट्ठे होते जाएंगे। क्या बंदा एक तरह के इजीली यूरिन कर सकेगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जनाब आपका बाहर नहीं जाएगा। इसकी वजह से क्या हो सकता है, आपने कहना है कि इसकी वजह से जनाब आपका एक तरह का जो है वो जनाब जो यूरिन होगा वो जनाब बाहर नहीं निकल पाएगा। जब यूरिन जो होगा वो बाहर नहीं निकल पाएगा, उसके नतीजे में क्या होगा, आपने कहना है कि ये जो है वो जनाब आपका जैसे कोई इंजर्ड होता है तो बाज औकात ये होता है कि यही जो यूरिन है ब्लैडर की इंजरी से पेरिटोनियल के अंदर चला जाता है। जब ये पेरिटोनियल के अंदर जाता है तो पेरिटोनियल से ये ब्लड के अंदर चला जाता है। यूरिन के अंदर आपके टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं कि नहीं होते बच्चों, जो यूरिन है उसके अंदर आपके टॉक्सिक सब्सटेंस है कि नहीं, यूरिन के अंदर आपके टॉक्सिक सब्सटेंस है। अब देखें, जब ये आपकी बॉडी से नहीं निकल रहा तो जो टॉक्सिक सब्सटेंस
होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप क्या देखते हो कि बंदे की बॉडी के अंदर यूरिया और क्रेट का लेवल जो होता है वो एक तरह का बढ़ जाता है। तो आपने क्या देखना होता है, यूरिया क्रेट का जो लेवल है वो बढ़ा हुआ देखना होता है। सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन जो आपकी इंजरी होती है वो कौन सी होती है, आपने कहना है ये ब्लैडर की होती है। कौन सी होती है, एक तरह की ब्लैडर की होती है, इसको आपने याद करना है। इसको हम कहते हैं सीट बेल्ट वाली। कौन सी कहना, एक तरह का सीट बेल्ट वाली होती है, और ये मोस्ट कॉमन यही होती है। सबसे पहले बच्चों मैंने क्या कहा, आपने कहना ब्लैडर इंजरी के अंदर जब कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता होता है हीमाचूरिया लाजमी पूछता है। उसके बाद क्या कहना होता है, आपने कहना हीमाचूरिया के अलावा आपका जो इशू होगा वो ये होगा कि सुप्राप्यूबिक पेन होगी, क्योंकि ब्लैडर कहाँ होता है, सुप्राप्यूबिक एरिया पे होता है। डिफिकल्टी वॉइडिंग होगी, बंदा सही तरह यूरिन नहीं कर सकेगा। अगर तो ये सुपीरियर ब्लैडर वाल की इंजरी है तो क्या होगा, आपने कहना है कि सीट के अंदर सीट बेल्ट जिस बंदे ने पहना उसके डायरेक्ट इंजरी होने की वजह से हो सकता है। उसके बाद आपने कहना इंट्रावेजिकुलर जो है वो जनाब आपका इंट्रा ब्लैडर जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता होता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि सबसे जो वीकेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, आपने कहना डूम, डूम जो होता है वो रप्चर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद बच्चों जब ये डूम रप्चर होगा तो क्या होता है, आपने कहना जो यूरिन होता है वो बाहर निकलता है और आपकी रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस के अंदर ये इकट्ठा होता है। कहाँ होता है, एक तरह का आपने कहना है अकोमुलेशन ऑफ पेरिटोनियल अब्जॉर्प्शन इन द, यानी कि पेरिटोनियल जो स्पेस होती है इंट्रा पेरिटोनियल, सॉरी इंट्रा पेरिटोनियल स्पेस के अंदर ये फ्लूइड इकट्ठा होता है। जब ये पेरिटोनियल स्पेस के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है, यूरिन इकट्ठा होता है, इसके नतीजे में क्या होता है कि यही जो पेरिटोनियल फ्लूइड होता है इसकी अब्जॉर्प्शन होती है और वो आपके ब्लड के अंदर चला जाता है। जब ये ब्लड के अंदर जाता है तो यूरिया और क्रेट का लेवल जो होता है वो आपका बढ़ा हुआ देखते हैं। कोई बच्चा जिसको नहीं समझ ये बंदा पूछ ले, समझ आइए कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो आगे देखो, मतलब अब देखना है आपने कि एक तरह का, फॉर एग्जांपल बच्चों, कि एक तरह का यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आपने कहना प्रेजेंट विद ब्रूजेस, फ्लैंक पेन, हिमाचूरिया, कार्बेट डायरेक्ट लोअर रिब्स, ठीक है। प्रेजेंट विद हिमाचूरिया, सुप्राप्यूबिक पेन, डिफिकल्टी बॉइडिंग। तो आपने क्या सोचना भाई, ये ब्लैडर की इंजरी है। कभी भी एग्जामिनर पूछे कि सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन ब्लैडर की जो इंजरी होती है वो कौन सी होती है, आपने कहना भाईजान डोम की, क्योंकि वो सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है। ये आपने कहना सीट बेल्ट बंदे ने पहना हुआ है, ब्लैडर डैमेज हुआ तो कौन सा हिस्सा होगा, डोम। आपने कहना क्योंकि सबसे वीकेस्ट पार्ट है। सुपीरियर ब्लैडर वाल, डोम इंजरी, डायरेक्ट ट्रॉमा और फुल ब्लैडर, सीट बेल्ट, अब्रप्ट हाई इंट्रावेसिकुलर प्रेशर, डूम रप्चर, वीकेस्ट पार्ट, इंट्रा पेरिटोनियल यूरिन, यूरिन पेरिटोनियल कैविटी के अंदर इकट्ठा होगा, इधर से जनाब आपकी ब्लड के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से इसका लेवल फिर बढ़ जाएगा। यूरिया क्रेट का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। पेरिटोनियल अब्जॉर्प्शन ऑफ द यूरिन, ब्लड यूरिन नाइट्रोजन क्रेट का लेवल जो है एक तरह का ज्यादा हो जाएगा। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ आई वो बंदा पूछे, वरना हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखें बच्चों, अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये देखें कि नेक ऑफ ब्लैडर डैमेज हुआ, यानी कि आपने कहना है कि नेक ऑफ ब्लैडर, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई इंजरी हो गई है, ठीक हो गया बच्चों। यहाँ पे अब देखें नेक ऑफ ब्लैडर के अंदर कोई ना कोई इंजरी होती है, तो आपने कहना कि ये आपकी एक तरह की पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से है। अब देखें बच्चों, ब्लैडर के बाद क्या आता है, आपका यूरिथ्रा आता होता है। तो आपने क्या कहना होता है कि अगर ये जो इंजरी हुई है तो वो एक तरह की पेल्विक फ्रैक्चर की वजह से हुई है। और इसके अंदर क्या होता है, आपने कहना कि बोन्स का जो पार्टिकल होता है वो इकट्ठा होता है। ये टोटली उसके ऑपोजिट है। मुझे ये बताएं, उसके अंदर इंट्रा पेरिटोनियल यूरिन इकट्ठा होता था, तो इसके अंदर इंट्रा पेरिटोनियल यूरिन इकट्ठा होगा या एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन इकट्ठा होगा। तो आपने कहना है कि इसके अंदर क्या होगा, एक तरह का एक्स्ट्रा पेरिटोनियल जो यूरिन होगा वो एक तरह का इकट्ठा होगा। और जब आपका एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन इकट्ठा होता है तो इस यूरिन को आप कहते होते हैं रेट्रोप्यूबिक स्पेस के अंदर इकट्ठा होता है। क्या होता है, एक तरह का रेट्रोप्यूबिक स्पेस जो होती है उसके अंदर फ्लूइड जो होता है वो एक तरह का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो आपने कहना है कि जो फ्लूइड इकट्ठा होता है वो होता है आपकी एक तरह की रेट्रोप्यूबिक स्पेस के अंदर। कोई बच्चा, अब देखें बच्चों, फॉर एग्जाम्पल यही हमने सारे का सारा डिस्कस किया था। यहाँ पे देखते हैं हम दोबारा और देखें कि हाँ जी जनाब हमने क्या कहा। सबसे पहले यूरिथ्रल इंजरी के अंदर का अक्कर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन मेल्स प्रेजेंट विद ब्लड, सॉरी यूरिथ्रा के बाद में देखते हैं। एंटीरियर ब्लड क्या होता है, और नेक इंजरी, पेल्विक फ्रैक्चर होता है, परफोरेशन बाय बोनी स्पैक्यूल्स, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल यूरिन अकोमोडेशन होगा, रेट्रोप्यूबिक स्पेस के अंदर आ जाएगा। क्लियर आ गया, आगे आ जाओ जनाब। बच्चों एक बात अपने जहन के अंदर रखें, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर इस तरह क्वेश्चन है कि यूरिथ्रा से ब्लड आ रहा है तो उसके अंदर फोली पास करेंगे, ऑलवेज से इट्स अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन अ पेशेंट टू पास द फोली इन अ पेशेंट इफ द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम द यूरिथ्रा। टिप ऑफ यूरिथ्रा से कभी भी अगर ब्लड आ रहा हो तो उसके अंदर आप कैथेटराइजेशन नहीं करते, इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक हो गया बच्चों। तो आपने कहना है अगर आपके पास कोई भी ऐसा पेशेंट आता है जिसके अंदर जो ब्लड है वो यूरिथ्रल मीटस के ऊपर है, हिमाचूरिया के अंदर है, और उससे यूरिन नहीं आ रहा, और अगर वो खा जाए कि हाँ जी जनाब इसके अंदर फोली पास कर दें, तो आपने कहना है इसके अंदर जो फोली पास करना होता है वो हमेशा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। इसको हम बच्चों दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते होते हैं। एक जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं एंटीरियर, और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा बच्चों, अगर यहाँ पे ये आपके एक तरह का हिस्सा जो है वो लिखा हुआ है एंटीरियर यूरिथ्रल इंजरी क्या होती है ये, अब ये क्या है, ये पता क्या है। अब देखें क्या इसको हम कहते हैं स्टेडलर इंजरी।